आप सभी को फिर से एक बार वेलकम है यूट्यूब चैनल की इस मैथमेटिक्स क्लास में। तो बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने वाले हैं। वह है बहुपद के रिलेशन रखता है, बहुपद से संबंधित है। वह है त्रिघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, इसका क्या होता है। तो इससे पहले हमने रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है उसको भी देखा, फिर उसके बाद द्विघातीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है हमने उसको भी देखा, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज त्रिघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या है इसको भी देखेंगे। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, बार आते हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, कोई टॉपिक ना छूटे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तो हम समझेंगे कि अगर समझ गए, देख लिए, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कुछ ये इसका जो है मार्क्स वह हमारे पास रिजर्व हो जाएगा, मतलब हम आसानी से बना देंगे। तो फिर आप इसको अंत तक बने रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, जो इससे पूर्व का वीडियो आप नहीं देखे हैं, तो निश्चित रूप से इसको देख लीजिए, क्योंकि यह प्रोसेस मेरा लगभग वही रहेगा। उसको थोड़ा सा और हम विस्तारपूर्वक इसमें हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज चलते हैं त्रिघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो इस ज्यामितीय अर्थ जानने से पहले हम इसका सामान्य इक्वेशन क्या होता है, जो सामान्य व्यंजक है वह क्या होगा, हम पहले उसको देखेंगे। तो इसका सामान्य व्यंजक होता है, सामान्य व्यंजक किसका, बहुपद, त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद का सामान्य व्यंजक होता है, वह होता है px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यह होता है इसका सामान्य व्यंजक। क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो x का जो घात होता है वह 3 होना चाहिए। इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ भी वही चीज़ है, a b c d, ये सभी क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। लिख देंगे यहाँ a b c तथा d वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे। जहाँ a बराबर नहीं होगा शून्य के, a बराबर नहीं होगा शून्य के, क्योंकि a अगर शून्य होगा तो यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यह पूरा टर्म शून्य हो जाएगा तो क्या बचेगा, द्विघात बहुपद। तो हमको द्विघात बहुपद नहीं पढ़ना है, त्रिघात बहुपद के बारे में जानना है, इसका ज्यामितीय अर्थ। तो यह टर्म को होना ज़रूरी है। ये सब टर्म भले ना हो तो ठीक है, चलेगा, लेकिन यह टर्म होना ज़रूरी है। तो अब जो हम जानेंगे, यह तो हो गया सामान्य व्यंजक नहीं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे यह व्यंजक नहीं मिलेगा, यह बहुपद नहीं मिलेगा, तो हमको कोई दूसरा दे देगा। तो मान लीजिए कि हमारे जिस पढ़ना है वह है px इक्वल टू एक्स पर पावर q माइनस 4x। यह कोई व्यंजक है जिसके का हमको ज्यामितीय अर्थ जानना है, ठीक है। तो प्रोसेस मेरा वही रहेगा। हम क्या करेंगे, इसमें भी x की जगह पर जो वेरिएबल है उसका हम विभिन्न मान देके देखेंगे तो क्या आता है। और हाँ, एक चीज़ हम अवश्य देखेंगे कि यह इसका शून्य क्या क्या है, ठीक है। तो वो सब मान देने से पूर्व हम जानेंगे इसका मान शून्य कहाँ है। तो शून्य होने के लिए px को क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, मतलब इस टर्म को क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। नहीं तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि x का मान कहाँ पे शून्य होता है। तो अब मान लीजिए यह पूरा टर्म होगा एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू शून्य। नहीं, इसको हम तोड़ेंगे, या अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं एक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू शून्य। तब हम देखेंगे इसके लिए या तो यह 0 हो या फिर यह टर्म 0 हो। यदि x इक्वल टू 0 होगा तो यह पूरा टर्म क्या होगा, शून्य हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यह टर्म को कहाँ होता है शून्य, इसको हम देखेंगे। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4 यह यदि शून्य होगा तो क्या होगा। तो हम इसको तोड़ेंगे, यह माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4, स्क्वायर को हम ले जाएंगे इधर
तो क्यू रूट हो जाएगा। अब देखिए 4 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो इसका मान आता है x बराबर +2 और -2। मतलब यह पूरा टर्म शून्य होने के लिए x का मान 0 होना चाहिए या +2 या -2। नहीं तो इस टर्म को हम अवश्य देखेंगे कि x का जो पूरा टर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, x बराबर 0, दूसरा होना चाहिए -2 और +2। ये तीनों पर मान क्या होगा, ये पूरे का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा 0, जहाँ की जिसमें कि ये बहुपद 0 होगा। अब हम इसका जो रैखिक ग्राफ है उसको हम खींचते हैं। अब मान लीजिए इसको खींचने के लिए हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं। आप इसको बना लेंगे ताकि हमको रखने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं हो। इस जगह हम रखते हैं x का मान और यहाँ पर रखते हैं px का मान, जिसको हम y जानते हैं y के रूप में। तब हम चलते हैं, रखते हैं, पहले हम रखते हैं x बराबर -2। अब देखिए यहाँ पर यह जो दोनों मान है, तीनों मान, इसके लिए पूरा मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो सबसे पहले हम रखते हैं x जगह पर -2, तो एक -2 हम रखेंगे p, तो इसको 0 होना चाहिए। -2 देखिए कैसे 0 होता है, -4 -2, यह हो जाएगा -8 और यह गुना करेंगे तो यह +8 होगा, यह कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब x -2 पर px का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब y का मान 0 हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, फिर दूसरा मान रखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर रखे हम -1, x की जगह पर हम क्या रखें, -1, तो px की जगह पर क्या आएगा, देखेंगे q -4 -1, यह हो जाएगा। इसको 3 बार -1 गुना करेंगे तो हो जाएगा -1, और यह माइनस और माइनस को गुना करके यह प्लस हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 के लिए y का मान कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब हम इसी को हम p0 का मान हम रखेंगे तो क्या होगा, यह पूरा 0 हो जाएगा, गुने ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जब यहाँ पर 0 हम रखें x का मान तो y का मान भी क्या होगा, 0 हो गया। अब आप इसको नोट कर लिए होंगे तो इसको हम मिटा देते हैं और फिर इसका दूसरा मान रखते हैं। इसको मिटा दिए और अब हम यहाँ रखते हैं +1। p एक के x का मान जब 1 होगा तब y का मान क्या आएगा, इसको वहाँ y रख दिए, एक y रख दिए, बोलते हैं x की जगह पर 1 रखे तो इसका मान 1 -q +4 × 1, यह हो जाएगा 1 -4 बराबर कितना होगा, 1 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -3। तो यह जब हम x का मान 1 रखें तो y का मान आया -3। उसी प्रकार जब हम p की जगह पर x की जगह पर हम -2 रखेंगे तो हम पहले निकाल चुके हैं x की जगह पर अगर -2 है, ये +2 भी है तो क्या आ रहा है, -2 तो रख लिए ना, ये +2 रखेंगे तो कितना आ रहा है, y का मान 0 आ रहा है। इसको हम देख भी लेते हैं निकाल के, q -4 2, इसको 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा, तो 8 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो p2 की जगह पर मान इसे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमारा कुछ चार्ट हुआ। अब इस चार्ट को हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करेंगे। तो यह ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन आप इसको पूर्व की तरह ग्राफ पेपर ही करेंगे, इसलिए कि हम बोर्ड पे ग्राफ पेपर पर हम यूज़ करेंगे, उस पर दर्शाएंगे तो वह काफ़ी छोटा हो जाएगा, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ग्राफ पेपर पर जहाँ पर लाइन होगा खींची, उसको हम इस ढंग से खींच लेते हैं पिछले बार की तरह, और हम x और y को हम निर्देशांक लिख देते हैं जो आप जानते हैं। अब हम देखिए हमारा जो ये चार्ट है, जो x का वैल्यू यदि -1 है तो p का वैल्यू कितना है, px का वैल्यू कितना है, 0 हो रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ -2 है और y का वैल्यू 0 हो रहा है। इसका मतलब यह x एक्सिस पर ही है, नहीं x निर्देशांक पर है
अब यह इसी जगह होगा, x पर होगा क्योंकि y 0 है, तो हम जानते हैं कि x रेखा पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यह यहीं पे होगा। तो मान लेते हैं यह हो गया -2 और 0, इसको हम लिख लेते हैं, खींचने में दिक्कत हो जाएगी। इसको थोड़ा हटा के लिखते हैं, यह हो जाएगा -2 और छोटा हो जाता है, यहाँ खींचे तो -2 और 0, इसका वैल्यू हो गया। अब दूसरा है माइनस, जब x का मान -1 है तो y का मान 3 है। तो देखिए x -1 इधर होगा और y इधर होगा, तो इसके हम ठीक ऊपर ले के चले जाएंगे और इसको हम ठीक पीछे, नहीं एकदम सीधा लेके जाएंगे, लंबत x पर भी लंबत हम लेते जाएंगे, कहाँ तक, y जहाँ पर 3 है, और y को भी लंबत लेते जाएंगे। तो मान लीजिएगा इस जगह दोनों मिलेगा, तो यह जो कोऑर्डिनेटर होगा यह होगा -1 और 3। उसके बाद हम चलते हैं x की जगह पर, जब हम 0 रखते हैं तो y की जगह पर y भी 0 होगा, मतलब यह यहाँ पे आएगा, इसी का वैल्यू होगा x भी y और y भी दोनों क्या होगा, 0 होगा। इस जगह दोनों 0 होगा, मतलब यह जहाँ पर कटेगा, कटान बिंदु है, ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं केंद्रक, वह हो गया 0 0, मतलब x का भी 0 और y का भी 0। अब हम आगे चलते हैं, जब x 1 है तो y -3 है। अब ये देखिए x 1 है तो y कहाँ आ रहा है, -3। इसको हम ठीक पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको ठीक हम आगे की ओर बढ़ाएंगे 3 से, यहाँ 1 से ठीक नीचे, और y का जो -3 है उससे ठीक हम लंबत दोनों साइड से हम खींचेंगे। तो यह मान लीजिए यहाँ पर कटेगा, तो हम इसको बोलेंगे 1, इसका 1 और -3, नहीं यह कटान बिंदु को। उसके बाद है 2 और 0। जब हम x का वैल्यू हम 2 लिए हैं तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि यह x एक्सिस पर है, क्योंकि x एक्सिस पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस जगह आएगा, तो इसको हम बोलेंगे 2 और 0 इसको। अब हम क्या करेंगे, सभी जो कटान बिंदु हम जहाँ जहाँ खींचे उस सभी को हम मिला देंगे। तो देखिए हम यहाँ से चले थे, नहीं तो यार इधर से हम चले थे ऐसे, तो यह ऐसे आ गया और यह केंद्रक से होते हुए यहाँ आया और यहाँ से फिर ऐसे मुड़ के ऐसे चला गया। तो देखिए त्रिघात बहुपद है, जिसका हम ये लिए थे बहुपद x³ - 4x, तो इसका हमको इस ढंग से घात ग्राफ आया। तो यह आप पहले जानते हैं कि ज़रूरत नहीं है कि यह हमारा यही हो, यह यदि व्यंजक अलग अलग होगा तो हमारे ग्राफ भी अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ देखने की ज़रूरी है कि यहाँ पर कितने जगह काट रहा है, 3 बिंदु, मतलब इसका शून्य कितना है, 3। इससे पहले जब हम रैखिक बहुपद में देखे थे उसमें शून्य कितना आया था, 1। द्विघात बहुपद में देखे तो उसका शून्य अधिकतम 2, और त्रिघात बहुपद में देखे तो अधिकतम 3 है, मतलब जितने घात होंगे उतने अधिकतम इसके शून्य होंगे। तो ये हुआ इस ढंग से। मान लीजिए कि ये ग्राफ हमारा ये व्यंजक है जो बहुपद का हम निकाल रहे हैं, वह यह बहुपद नहीं हो, कोई दूसरा हो, तो उस स्थिति में क्या क्या हो सकता है हमारे पास ग्राफ का, उसको हम देखेंगे। कई संभावनाएं हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि यह ग्राफ हमने इस ढंग से हम लिए ऐसे, नहीं तो हम जब खींचेंगे तो यहाँ तो हम देखेंगे इस ढंग से आया और चला गया, 3 जगह काटा। हो सकता है यह ऐसे आवे और ऐसे चला जाए, इस जगह देखेंगे कि हम 2 जगह इसको काट रहा है। फिर हो सकता है कि यह हम ग्राफ खींचे और ऐसे आवे और ऐसे यहाँ से ऐसे चला जाए, इस ढंग से ही हो सकता है। यहाँ देखेंगे 1 जगह काटे, इस जगह 2 जगह काटे। हो सकता है कि वह ग्राफ कुछ ऐसे आवे और ऐसे रिटर्न हो जाए, नहीं जो एक्सिस पर छुए ही नहीं, तो इस स्थिति में देखेंगे यहाँ पर शून्य कुछ नहीं होगा। तो देखेंगे कि जब हम ग्राफ खींचते हैं या व्यंजक कुछ हम अलग लेते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह शून्य किसका नहीं है, क्योंकि आता है ऐसे और रिटर्न हो जाता है, एक्स एक्सिस पे टच नहीं करता है, तो इसका शून्य नहीं होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह आता तो है लेकिन ओरिजिन होकर चला जाता है, तो इसका शून्य 1 होगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे आता है, ऐसे चला जाता है, इसका शून्य 2 होगा। और यहाँ पर जो देखे वह शून्य कितना है, 3 है। इसका मतलब
कि किसी भी त्रिघात का जो शून्यक होगा वह अधिकतम 3 होंगे। ठीक है, जैसे हम द्विघात का हम देखे थे कि अधिकतम 2 होंगे, त्रिघात का हम देखे थे अभी है जो अधिकतम 3 होंगे। नहीं तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि किसी भी, इसको मिटा देते हैं और इस फिगर से हम समझ गए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नोट, अतः किसी भी त्रिघात बहुपद का शून्यक अधिकतम 3 होंगे। तो ये रहा हमारा त्रिघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, अब मुझे यकीन है कि इसको आप आसानी से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई दिक्कत फिर भी है तो निश्चित रूप से हमको कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको फिर से दूसरा कोई वीडियो बना के डालूँ, बताऊँ और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो वही बात, जो आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। तो फिर इसको शेयर करना भी नहीं भूलेंगे और लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ बहुपद का और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।